बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर इन्वायरमेंटल हेल्थ के पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो डिफाइन सेफ एंड होलसम वाटर। तो सेफ होलसम वाटर जिसको पोर्टेबल वाटर भी कहता है। वाटर की डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर सबसे पहले आता है पोर्टेबल वाटर। ऐसा वाटर जिसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि इसको आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इज़ द पोर्टेबल वाटर। और इसको हम सेफ या होलसम वाटर भी कहते हैं। अब सेफ और होलसम वाटर की क्या डेफिनेशन है? इस डेफिनेशन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। ऐसा पानी जिसका जायका काफ़ी अच्छा हो, प्लेजेंट टू टेस्ट, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड इज यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कब कहेंगे होलसम या सेफ वाटर? जब उसका टेस्ट प्लेजेंट हो, जब वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री हो और वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो जाए। दिस इज़ द पोर्टेबल वाटर, सेफ और होलसम वाटर। ओके। इसके बाद वाटर के डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। लाइक वाटर के डोमेस्टिक यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, एग्रीकल्चर यूज़ होता है और पब्लिक यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोन ऑफ फिल्ट्रेशन की तरफ। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम बात पूछी हुई है कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन का पता लगाना है। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन का पता लगाना है खासतौर पर वेल वाटर का या सिंपल वाटर का। तो कंटामिनेशन के सोर्स को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग करते हैं। ओके। तो जो सैम्पलिंग होती है 3 मकासद के लिए की जाती है, 3 चीज़ों के लिए की जाती है। नंबर 1 फिजिकल एग्जामिनेशन, नंबर 2 केमिकल एग्जामिनेशन, नंबर 3 बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। याद करने के लिए आप पीसीबी से याद रख सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके। अब इन्होंने सैम्पलिंग पूछी है वेल के लिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 है कि जो एक सैंपल की बॉटल है उसको आपने रोप से बांधना है, रस्सी से बांध लेना है और उसका वज़न बढ़ाना है। वज़न बढ़ाने के लिए या आप स्टोन रख सकते हैं या पीस ऑफ मेटल जो कि 500 ग्राम का होना चाहिए, वो आपने अटैच कर देना है। किसके साथ? ट्यूब बॉटल के साथ। थोड़ा सा ऊपर करके रख देना है। कैप इसका रिमूव करना है एसेप्टिकली और जो बॉटल है उसको आपने वेल के अंदर डाल देना है टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। ओके। और जब कोई एयर बबल सरफेस पे ना आए तो आपने बॉटल को बाहर निकाल लेना है और कैप रिप्लेस कर देनी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? सैंपल बॉटल को रॉप से अटैच करना। नंबर 2 स्टोन अटैच करना। नंबर 3 कैप को एसेप्टिक रिमूवल करना। नंबर 4 बॉटल को वेल के अंदर डाल देना एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। नंबर 5 जब कोई एयर बबल ना आए तो आपने क्या करना है? बॉटल को बाहर निकाल लेना है और फिर आपने 3 एग्जामिनेशन करने हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर क्या होता है? फिजिकल के अंदर जो पानी है उसको आपने क्लीन गिलास स्टॉपर्ड बॉटल में डालना है। नंबर 1 स्टेप क्या होगा? पानी को कलेक्ट करना इन अ क्लीन गिलास बॉटल। ओके। और उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पानी को कलेक्ट करने से पहले आपने बॉटल को रिंस करना है 3 टाइम विद द वाटर फिलिंग इट ईच टाइम अबाउट 1/3। यानी 3 मरतबा करना है और तीनों मरतबा आपने 1/3 पानी फिल करना है बॉटल के अंदर। ओके। फिर आपने वाटर फिल कर देना है और स्टॉपर को या ढक्कन को अच्छे से टाइट कर लेना है। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपने वाटर को कलेक्ट करना है क्लीन ग्लास बॉटल में, लेकिन ये बात रट्टा मार लेना कि कलेक्ट करने से पहले बॉटल को रिंस करना है 3 मरतबा और वो भी 1/3 वॉल्यूम के साथ और फिर सैंपल वाटर से फिल कर लेना है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपने करना क्या है? क्लीन स्टीरिलाइज बॉटल लेनी है जिसकी कैपेसिटी 250 ml हो, जितने की हम 7 अप पीते हैं, रेगुलर 7 अप। ओके। और फिर ग्राउंड ग्लास स्टॉपर अप्लाई करना है। अगर वाटर के अंदर जिसको आपने सैंपलिंग करनी है उसमें क्लोरीन है तो आपने सोडियम थायोसल्फेट थोड़ा बहुत ऐड कर देना है बिफोर स्टीरिलाइजेशन। तो ये स्टेप्स थे बैक्टीरियोलॉजिकल के और फिजिकल के और ये सैंपलिंग फ्रॉम द वेल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने सैंपलिंग टैप्स वाटर से लेनी है तो ओके, तो आपने करना क्या है? टैप को अच्छे से फुल ओपन करना है और पानी को 2 मिनट तक वेस्ट करते रहना है ताकि आप स्टैग्नेंट वाटर को जो कि नोजल में रुका रहता है उसको फ्लश कर दो। ओके। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है? अगर आपने सैंपल उस टैप से लेना है जो कि रेगुलर यूज़ में नहीं है तो पहले आपने टैप की स्टीरिलाइजेशन करनी है। स्टीरिलाइजेशन करने के बाद यानी स्टीरिलाइजेशन आपने हीटिंग से करनी है, फिर ठंडा करना है 1 मिनट तक और फिर आपने सैंपल को कलेक्ट करना है। तो सैंपलिंग फ्रॉम अ टैप वाटर इसको आपने 2 में डिवाइड करना है, रेगुलर टैप वाटर यूज़ एंड इर्रेगुलर या नॉन रेगुलर टैप वाटर यूज़। अगर रेगुलर है तो आपने 2 मिनट तक खुले रखना है ताकि स्टैग्नेंट वाटर को रिमूव कर दो और अगर आपने इर्रेगुलर वाले से लेना है तब आपने स्टीरिलाइजेशन करनी है, हीट से ठंडा करना है 1 मिनट तक और फिर सैंपल को कलेक्ट करना होता है। ये क्वेश्चन बाद में भी आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके। तो जो इनलिस्ट द फिजिकल एंड द केमिकल मेथड टू प्यूरिफाई द वाटर एट द हाउस होल्ड लेवल। अब हाउस होल्ड लेवल को हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल लेवल भी कहते हैं। पानी को प्यूरिफाई करने के 2 मेथड होते हैं, एक लार्ज स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। जो लार्ज स्केल है उसका निमोनिक है FSC, F फॉर फिल्ट्रेशन, S फॉर स्टोरेज, एक और S आएगा
उसका नाम है सेडिमेंटेशन, एफ फॉर फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, सेडिमेंटेशन, और सी से होगा क्लोरीनेशन। दीज आर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन अगर छोटे पैमाने पे अगर आपने करना है तो छोटे पैमाने के ऊपर या हाउस होल्ड लेवल के ऊपर तो उसकी मज़ीद दो होती है, एक हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन स्मॉल स्केल के ऊपर, और एक होती है डिसइंफेक्शन ऑफ वेल। या हाउस होल्ड लेवल पे बात करते हैं तो इसका मिमोनिक है BCCI-PC। BCCI, बी फॉर बॉइलिंग, सी फॉर केमिकल डिसइंफेक्शन, या आपने रट्टा मार लेना है। ओके। और केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर, बी से ब्लीचिंग पाउडर, सी फॉर क्लोरीन सोल्यूशन, सी फॉर क्लोरीन टैबलेट्स, आई फॉर आयोडीन, पी फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, और सी फॉर कॉपर सल्फेट आ जाएगा। और इसका टोटल मिमोनिक है FC बार्सिलोना, फिल्ट्रेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन एंड द बॉइलिंग। ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। अब वो पूछ रहे क्या है, इनलेस द फिजिकल एंड द केमिकल मेथड है। ओके। तो अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। तो जो केमिकल मेथड थे वो कौन कौन से मेथड थे केमिकल के? केमिकल में ब्लीचिंग पाउडर आता है, केमिकल में आपके आता है क्लोरीन सोल्यूशन आती है, क्लोरीन टैबलेट आ जाती है, आयोडीन आता है, पोटेशियम परमैंगनेट आता है, कॉपर सल्फेट आता है। ये चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिजिकल के अंदर क्या आता है? फिजिकल के अंदर आपने बॉइलिंग को रट्टा मार लेना है। ठीक हो गया। तो जो बॉइलिंग होती है सेटिस्फैक्टरी मेथड होता है, 5 से लेकर 10 मिनट तक आपने इसको बॉयल करना है। ये बैक्टीरिया को, स्पोर को, सिस्ट को, ओवा को डिस्ट्रॉय कर देगा और स्टीरिलाइज वाटर आपको दे देगा। स्टेट जो उसका टेस्ट है थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है लेकिन हार्मलेस वाटर होता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर पे आपने नोट लिखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको CaOCl2 कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या उसको क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। यानी कैसे बनेगा? जब आपने क्लोरीन ऐड करनी है ऑन द लाइम। जब फ्रेशली मेड होता है ब्लीचिंग पाउडर तो उसमें 33% अवेलेबल क्लोरीन होती है, जबकि पाउडर की फॉर्म में 25% होती है। तो 33% क्लोरीन को आपने रट्टा मार लेना है। जब इसको लाइम के साथ हम ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइम के साथ, तो उसकी स्ट्रेंथ रिटेन रहती है, वरना हवा से, लाइट से या मॉइस्चर से करने के बाद क्लोरीन लॉस्ट हो जाता है। लेकिन लाइम से एक्सपोजर के बाद ये स्ट्रेंथ को रिटेन करना शुरू कर देता है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्टेबिलाइज्ड ब्लीच। और इसका जो फार्मूला है D = W × R × 7.2/X। ठीक हो गया। और 100 गैलन वाटर अगर आपने करना है तो उसके लिए 30 ग्रेन्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपको चाहिए होती है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद चलते हैं, अ वेल वाज प्रेजेंट इन अ रूरल एरिया वेयर एन अनसैनिटरी बोर लैट्रिन विद लॉट्स ऑफ फ्लाइज वाज प्रेजेंट। तो कौन सा मैयर करेंगे? वाज टेकन टू मेक द वेल सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन से मैयर है जिससे आप जो वेल को सेफ बना दोगे फॉर ड्रिंकिंग? तो आपने क्या करना है? डिसइंफेक्शन करनी है। तो जो वेल होती है, ये जो डिसइंफेक्शन है ये भी स्मॉल स्केल के अंदर आती है। जो वेल होती है आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन द रूरल एरियाज। तो जिसका चीपेस्ट मेथड होता है ऑफ द डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, तो वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ओके। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर 1 स्टेप क्या होगा? आपने वॉल्यूम मालूम करना है। किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेल। तो सबसे पहले आपने डेप्थ मालूम करनी है, डायमीटर मालूम करना है, और फिर आपने फार्मूला लगाना है, पाई मल्टीप्लाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। जो डी होता है डायमीटर ऑफ वेल होता है, जबकि एच क्या होता है? डेप्थ होती है या हाइट होती है, डिवाइडेड बाई 4 × 1000 होता है। ठीक हो गया। इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर आपने ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी मालूम करनी है जो कि डिसइंफेक्शन के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? क्लोरीन डिमांड मालूम करनी है बाय होरो अपैरेटस। फिर आपने ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी को जो कि चाहिए उसको कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। रफली आपको 2.5 ग्राम चाहिए होगा फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ 1000 लीटर। ठीक हो गया। 1000 लीटर के लिए आपको 2.5 ग्राम चाहिए। फिर आपने क्या करना है? डिसॉल्व करना है ब्लीचिंग पाउडर इन द वाटर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्लोरीन सॉल्यूशन को डिलीवर करना है इनटू द वेल, और कॉन्टैक्ट जो पीरियड होता है वो तकरीबन 1 घंटे का आता है। और लास्ट में ऑर्थोटालिडीन RC9 टेस्ट होगा। इससे आप रेजिडुअल क्लोरीन को मालूम कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द 1 आवर। अगर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन 0.5 से कम है तो उसका मतलब है कि आपने प्रोसीजर को दोबारा करना है बिफोर द वाटर इज ड्रॉन। और एपिडेमिक के केस में, खासतौर पर जो कॉलेरा की एपिडेमिक होती है, इस केस में आपने क्या करना है? वेल को डिसइंफेक्ट करना है एवरी डे। ओके। तो दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊँ कि आप ब्लीचिंग पाउडर से डिसइंफेक्शन करोगे। सबसे पहले आपने वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो उसके लिए फार्मूला है पाई D² H/4। नंबर 2 आपने ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी मालूम करनी है रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शन। कैसे मालूम करोगे? पहले क्लोरीन डिमांड मालूम करोगे बाय होरो अपैरेटस, और फिर अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मालूम करोगे। फिर आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे। फिर आप क्लोरीन सोल्यूशन को पानी के अंदर या वेल के अंदर डिलीवरी करोगे। ठीक हो गया। और लास्ट में कॉन्टैक्ट पीरियड मालूम करोगे जो 1 घंटे का होता है, और ऑर्थोटालिडीन RC9
टेस्ट होता है। इससे आप रेसिडुअल क्लोरीन मालूम करते हैं एट द एंड ऑफ द 1 आवर, और अगर 0.5 मिलीग्राम से कम आए तो आपने दोबारा से प्रोसीजर को रिपीट करना है। नेम 4 मेथड अलॉन्ग विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट द डोमेस्टिक लेवल। दिस इज आल्सो कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं इसको, स्मॉल स्केल लेवल। स्टार्ट करते हैं 4 मेथड्स को, तो 2 में डिवाइड करना है, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्शन ऑफ वेल। हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन के अंदर बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन और फिल्ट्रेशन आ जाती है। बॉइलिंग के अंदर क्या होगा, बॉइलिंग में आपने 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया स्पोर, ओवासिस्ट को रिमूव कर देगा, टेस्ट थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, क्लोरीन सोल्यूशन है, क्लोरीन टैबलेट्स आ जाती है, आयोडीन आ जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीनेटेड लाइम है, ये वेल को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका जो अप्रोक्सीमेट डोज होती है वो आपने कैसे मालूम करनी है। अप्रोक्सीमेट डोज इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 7.2 ओवर X होता है। ओके, ठीक हो गया। W क्या होता है, W इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी क्लोरीनेटेड, लाइक आपने 100 गैलन करना है। इसके बाद जो R होती है क्लोरीन डोज होती है, और इसके अलावा जो X है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर, जितनी होती है 33% तक होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको बताया था कि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है ऑन लार्ज स्केल, तो हम इसको 4 में डिवाइड करते हैं, FSC फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन, स्टोरेज। तो इसमें जो हमने रट्टा मारना है वह क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन ऐड करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। पीएच ऑफ ऑर्डिनरी वाटर 6.5 से लेकर 8 होती है, क्लोरीनेशन 7 पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। क्लोरीन के फ़ायदे क्या होते हैं या इफेक्ट क्या होते हैं, जर्मिसाइडल होता है, ये आयरन, मैंगनीज, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन कर देता है, टेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट को, एलजी को कंट्रोल करता है, कोआगुलेशन के अंदर हेल्प करता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करता है, लेकिन स्पोर को, वायरस को किल नहीं करता। अब इसका जो एक्शन होता है वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से, जो डिसइंफेक्टिव पावर होती है वो हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होती है। इसके अलावा हाइपोक्लोराइड की वजह से भी होती है। और जो क्लोरीन का एक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बैक्टीरियल कंटेंट क्या है, टेम्परेचर या पीएच क्या होती है, रेसिडुअल क्लोरीन कितनी है, सस्पेंडेड मैटर कितना है। और अगर ये फेरस साल्ट से या फेरस सल्फाइड से मिल जाए तो इसकी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये आयरन को, मैंगनीज को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। अब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन 3 मेथड से की जाती है। नंबर 1 क्लोरीन गैस से, नंबर 2 क्लोरामीन से, और नंबर 3 पर क्लोरोन, जिसको हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, HTH भी कहते हैं। तो क्या एक्सप्लेन किया मैंने शुरू में, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ क्लोरीन है कि जर्मिसाइडल एक्शन है, ऑक्सीडेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, एलजी को कंट्रोल करना, कोआगुलेशन में हेल्प करना, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करना, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइड की वजह से होती है। इसके बाद प्रिंसिपल है कि जो वाटर है शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी। क्लोरीन डिमांड को मालूम करना है फ्रॉम होरॉक प्रिंसिपल। एटलीस्ट 1 आवर आपने देना है कॉन्टैक्ट पीरियड, यानी वो पीरियड जिसमें फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बैक्टीरिया वायरस को किल करती है। मिनिमम रिकमेंडेड कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर होती है। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो इसके 3 मेथड होते हैं, क्लोरीन गैस, क्लोरामीन और पर क्लोरोन, जिसको हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड भी बोलते होते हैं, तो ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद है स्विमिंग पूल सैनिटेशन है। नेम द हेल्थ हैजर्ड एंड डिजीज एसोसिएटेड विद द स्विमिंग पूल। तो जो स्विमिंग पूल से कौन कौन से डिजीज हो सकती है, हेल्थ हैजर्ड होते हैं। नंबर 1 फंगल या वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, फॉर एग्जांपल एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन स्पीशीज, जो कि एथिलीट फूड प्रोड्यूस करती है। नंबर 2 आपके आइस, ईयर, नोज, थ्रोट, यानी 4th ईयर के अंदर ऑप्थल्मोलॉजी पढ़ते हैं, ENT पढ़ते हैं, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकता है, और एक्सीडेंट भी हो सकते होते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हेल्थ हैजर्ड आपने पढ़ लिया है। इसके बाद हम आगे, ये तो है हेल्थ हैजर्ड। अब डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं इनकी वजह से, स्विमिंग पूल की वजह से, ये हेल्थ हैजर्ड थे। दोबारा हेल्थ हैजर्ड एक्सप्लेन कर दूँ, फंगल और वायरल इन्फेक्शन ऑफ स्किन है, लाइक एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, इन्फेक्शन ऑफ ENT, एयर, इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, एक्सीडेंट। जबकि डिजीज़ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आइस के अंदर ट्रैकोमा हो सकता है, कान के अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, स्किन के ऊपर एक्जिमा, डर्मेटाइटिस हो सकती है, और एथलीट फुट भी हो सकता है, जिसको एपिडर्मोफाइटोसिस भी कहते होते हैं।
तो ये स्विमिंग पूल, सैनिटेशन पढ़ लिया। नेम 4 हेल्थ हैजर्ड एसोसिएटेड विद द स्विमिंग पूल, तो कौन कौन से है? फंगल वायरल इन्फेक्शन है लाइक एथिलीट फुट इन्फेक्शन ऑफ ENT ईयर इन्फेक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक लाइक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन और हैजर्ड्स है। नेम 3 डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्विमिंग पूल, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। 30 से चलना, आइस के अंदर कंजक्टिवाइटिस ट्रैकोमा हो सकता है, ओके, कान के अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना मीडिया हो सकता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, एथलीट फुट हो सकती है। सैम्पलिंग ऑफ वाटर इसके ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपने टैप से लेना है कैसे लेना होता है। सैम्पलिंग आपने फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए करनी है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए करनी है। टैप वाटर को दो में डिवाइड करना है, रेगुलर इरेगुलर। तो जो रेगुलर वाला होता है उसको आपने जो अच्छे से ओपन करना है, 2 मिनट तक पानी वेस्ट करना है ताकि स्टैग्नेंट वाटर को फ्लश कर सके। और अगर इरेगुलर से लेना है तो आपने स्टेरिलाइजेशन करनी है, हीटिंग से 1 मिनट तक ठंडा करना है और फिर आपने सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो ये टैप वाटर का बता दिया है। नेक्स्ट है सर्विलेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेम द एलिमेंट्स ऑफ वाटर सर्विलेंस। तो जो सर्विलेंस होती है ये प्रोटेक्ट करती है पब्लिक को, लोगों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज। तो इसके स्टेप्स क्या होती है या एलिमेंट्स क्या होती है? नंबर 1 होता है हमारा सैनिटरी सर्विलेंस, नंबर 2 सैम्पलिंग होती है, नंबर 3 बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या बैक्टीरियोलॉजिकल सर्विलेंस होती है। और उसमें क्या क्या होता है बैक्टीरियोलॉजिकल में? इसमें प्रिज्यूमटिव कोलीफॉर्म मेथड होता है। अब प्रिज्यूमटिव को हम 2 में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल ट्यूब मेथड और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड आता है, ठीक है। इसके अलावा बी पार्ट के अंदर आपने फीकल, स्ट्रेप्टोकोकल और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस को डिटेक्ट करना है। सी के अंदर कॉलोनी काउंट करनी है। चौथा आ जाता है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ओके। और लास्ट आ जाता है आपका केमिकल सर्विलेंस, SSBBC। इस तरह से रट्टा मार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो BBC का। SS सैनिटरी सर्वे, S for sampling, B for bacteriological surveillance, bacteriological examination, and last is chemical surveillance। तो ये एलिमेंट्स आपको बता दिया। राइट डाउन द क्राइटेरिया ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये आपने पता लगाना है। अब इसका जो क्राइटेरिया होता है, इट मस्ट रीच एज नियर एज पॉसिबल टू द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि WHO ने बनाए थे सेफ वाटर सप्लाई या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ओके, तो वो क्या क्या थे? अब उसके अंदर आपने नोट करना है कि जो आपका नॉट मोर देन 5% सैंपल थ्रू आउट द ईयर हैव कोलीफॉर्म इन 100 ml ऑफ वाटर। एक ये था, नो सैंपल ऑफ वाटर शुड कंटेन ई कोलाई इन 100 ml ऑफ वाटर, हमेशा 100 ml की बात होगी। नो सैंपल शुड कंटेन 3 कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म पर 100 ml ऑफ वाटर। कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी डिटेक्टेबल इन 100 ml ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव सैंपल। तो एक पूरे 5% के सैंपल की बात की थी थ्रू आउट द ईयर। ई कोलाई को किसी में भी नहीं पता लगाना। 3 कोलीफॉर्म कम से कम चाहिए आपको, और कोलीफॉर्म शुड नॉट बी डिटेक्टेबल ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव सैंपल। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद है वाटर रिलेटेड डिजीज़। अब वाटर रिलेटेड डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि इट इज़ सेड दैट मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन आर ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड वाटर है। इनलिस्ट 4 कॉमन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर टू द ह्यूमन, ठीक है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं फ्रेडली फीकैम क्लासिफिकेशन। इसके मुताबिक हम इसको 6 में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फीकल ओरल डिजीज़, ओके। तो जो फीकल ओरल डिजीज़ होते हैं ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि फीकल ओरल रूट से जाते होते हैं। ये वाटर बॉर्न हो सकती है या वाटर वाश्ड भी हो सकती है, वाटर बॉर्न या वाटर वाश हो सकती है। फॉर एग्जांपल डायरिया, डिजेंट्री, हेपेटाइटिस ए वाला वाटर बॉर्न के अंदर कौन कौन से आते हैं? वाटर बॉर्न में ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि वाटर के कंटामिनेशन की वजह से होते हैं बाय ह्यूमन और एनिमल फीसिस। फॉर एग्जांपल कॉलेरा, टाइफाइड। वाटर वाश के अंदर पानी की कमी की वजह से फॉर पर्सनल हाइजीन लाइक ट्रैकोमा स्केबीज है। फिर वाटर बेस्ड डिजीज़ है, और ये ऐसे वार्म इन्फेक्शन होते हैं जो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं करते, बल्कि जो इनके अंडे होते हैं वो डायरेक्टली इन्फेक्टिव नहीं होते, बल्कि ये स्पेसिफिक इन्वर्टिब्रेट के लिए इफेक्टिव होते हैं। उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट होने के बाद पानी के अंदर इनके लार्वे होते हैं, शेड हो जाते हैं, और ये लार्वे ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होते हैं, अंडे इनके लिए इन्फेक्टिव नहीं होते। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल शिस्टोसिमियोसिस और लीवर फ्लू ड्रैंकुलोसिस है। फिर है वाटर रिलेटेड इंसेक्ट डिजीज़। तो जो वाटर रिलेटेड इंसेक्ट डिजीज़ है इसमें जो वाटर होता है हैबिटेट का काम करता है, लाइक जो मॉस्किटोज़ होते हैं पानी के अंदर ब्रीड करते हैं, और जो अडल्ट मॉस्किटोज़ है मलेरिया, फिलारियासिस, वायरल इन्फेक्शन को करते हैं। और लास्ट में आता है वायरल डिस्पर्स डिजीज़। इसमें जो एजेंट होता है फ्रेश वाटर में प्रोलिफरेट करता है और रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आ जाते हैं, लाइक जो लूजिनीला
का इन्फेक्शन होता है या नेग्लेरिया होता है, ये फ्रेश वाटर अमीबा ये मेनिंजाइटिस करवा देता है और लीजोनीला निमोनिया करवा देता है। तो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर वाश डिजीज़, वाटर बेस्ड डिजीज़, वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़। ओके, इसके अलावा वाटर डिस्पर्स डिजीज़, ये आपने रट्टा मार लेने हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स आर्सेनिक फ्लोराइड्स इन द ड्रिंकिंग वाटर, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? अब इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि अच्छा यहाँ पर पहले मैं 201 की तरफ जाते हैं। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की सिग्निफिकेंस क्या होती है? तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है? अब होता ही है कि मेथिमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन होती है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स पे होती है, लाइक 20 पार्टिकल पर मीटर है, इस केस में हो जाती है। लाइक अगर नाइट्रेट्स वेल वाटर या फर्टिलाइज़र या एनिमल या इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब होता ही है कि इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट में हाई गैस्ट्रिक पीएच होती है, लाइक 4.9 होती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट्स ब्लड में चला जाएगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेगा, आगे मेथिमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा और वो साइनोसिस करवा देगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेथिमोग्लोबिनीमिया। तो ये तो हो गया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो कि 20 पार्टिकल पर मीटर पे करवाते हैं। इसके अलावा जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड अगर 1.5 या 3.5 तक चला जाए तो इसकी वजह से डेंटल फ्लोरोसिस हो सकती है, मॉडलिंग ऑफ इनेमल ऑफ परमानेंट टीथ हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन है, ये डीप वेल वाटर की वजह से होता है। और जो डेंटल कैरीज है फ्लोराइड डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन क्या होती है? इसकी प्रिवेंशन ये है कि आपने फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना है, फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर करनी होती है। और जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक बैक्टीरिया से ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, लाइक आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज़ होता है, स्किन और लंग कैंसर भी हो सकता होता है। ओके, और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है 0.01 होती है। विच डिजीज़ कैन अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कि अगर जो कंटेमिनेटेड वाटर को लेने की वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो सकती है? हाउ दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, तो कंटेमिनेटेड वाटर को लेने की वजह से कौन कौन से डिजीज़ है? अब इस गंदे पानी पीने की वजह से क्या होता है? नंबर 1 बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकता है, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, बैसिलरी डिसेंट्री है। वायरल के अंदर हेपेटाइटिस ए, ई, पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबियासिस, जियार्डियासिस है। हेलमिंथेस के अंदर राउंड वॉर्म, विप वॉर्म, हाइड्रेटेड सीस्ट डिजीज़ है। लेप्टोस्पायरोसिस में व्हील डिजीज़ आ जाएगा और साइक्लोप्स की वजह से जूनियर वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी दूसरे हैजर्ड्स में लेड पॉइजनिंग है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, फ्लोराइड डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। और जो हाई नाइट्रेट की वजह से मेथिमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकती है सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयन की वजह से, लाइक जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये डायरिया करवा देता है। ठीक है। और इनकी जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन कैसे करनी है? वाटर की प्यूरिफिकेशन करनी है, लार्ज स्केल पे और स्मॉल स्केल पर। जो लार्ज स्केल होता है इसमें स्टोरेज, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन आ जाता है। जबकि स्मॉल स्केल के ऊपर क्या आ जाता है? हाउस होल्ड और आपकी आ जाती है डिसइंफेक्शन ऑफ वेल है, जो उसमें भी आपको 3 में डिवाइड करते हो, फिल्ट्रेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन और बॉइलिंग है। केमिकल को आगे मजीद इनके 6 होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सोल्यूशन, टैबलेट और होती है, आयोडीन होती है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है और कॉपर सल्फेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ वेल वाज प्रेजेंट इन अ रूरल एरिया वेयर अनसैनिटरी बोर होल लैट्रिन वाज प्रेजेंट विद इन 10 फीट, तो कौन सा डिजीज हो सकती है थ्रू द ड्रिंकिंग ऑफ दिस वेल वाटर? ओके, तो बता रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 ए पढ़ लो आप। ओके, तो आगे चलते हैं हम। डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग दिस वेल वाटर, तो ट्रांसमिटेड है ना कि हुई है। ट्रांसमिशन में आपने वही पढ़ने हैं। क्या क्लासिफिकेशन है? फीकल ओरल डिजीज आ जाएगा। इसके अलावा आपके आ जाएगी वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज, वाटर वाश डिजीज, वाटर रिलेटेड इंसेक्ट डिजीज, वाटर डिस्पर्स डिजीज। इनलेस द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द वाटर, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन सब के एग्जांपल बता देता हूँ। फीकल ओरल रूट के अंदर आता है डायरिया, डिजेंट्री। वाटर बॉर्न के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आती है? कॉलेरा, टाइफाइड। वाटर वाश के अंदर ट्रैकोमा स्केबीज। वाटर बेस्ड के अंदर शिस्टोसोमियासिस, लिवर फ्लूक, ट्रेंकुलियोसिस। वाटर रिलेटेड इंसेक्ट डिजीज के अंदर आ जाती है मलेरिया, फिलारियासिस और वायरल इन्फेक्शन। जबकि वाटर डिस्पर्स के अंदर लीजोनीला और नेग्लेरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एयर पोल्यूशन के। जो एयर पोल्यूशन है इसके बारे में हमने चीज़ें पढ़नी है। व्हाट आर द मेन सोर्सेस एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी सोर्सेस पूछ रही है, कॉज पूछ रही है और इसके इफेक्ट पूछ रही है एयर पोल्यूशन के। ठीक हो गया।
तो हम पढ़ लेते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हम वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक्सेसिव कंसंट्रेशन होती है फॉरेन मटेरियल की इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है। नंबर वन, इसकी जो मेन कॉजेज है, नंबर वन ड्यू टू रिस्पिरेशन, नंबर टू चेंजेस ड्यू टू कंबशन, नंबर थ्री डस्ट बैक्टीरिया, नंबर फोर इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, और नंबर थ्री आपने नंबर फाइव ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन एंड द एग्रीकल्चर प्रोसेस होते हैं। ओके, तो इसको आप DIC डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन से रट्टा मार सकते हो। डी दो मरतबा है डस्ट बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन, आई से होगा इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, और सी फॉर चेंजेस ड्यू टू रेस्पिरेशन और कंबशन आ जाती है। अब चेंजेस ड्यू टू रेस्पिरेशन में क्या है, इसको केमिकल और फिजिकल में डिवाइड करते हैं। लाइक जो बंदा सांस लेता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। और फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ता है हवा या ह्यूमिडिटी रिलेटिवली बढ़ जाती है, या एयर मूवमेंट कम होती है, या बॉडी ऑर्डर या स्मेल ऐड हो जाती है, या बैक्टीरिया वायरसेस ऐड हो जाती है। चेंजेस ड्यू टू कंबशन, लाइक कंबशन डोमेस्टिक फायर में है, या इल्यूमिनेटर हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोल गैस, वाटर गैस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी है, या एग्जॉस्ट फ्यूम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द मोटर व्हीकल। ठीक है, तो कंबशन में ये हो जाएगा। डस्ट एंड बैक्टीरियाज में डिफरेंट पोलन्स या डस्ट आ जाती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट में टॉक्सिक गैसेज आ जाती है। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इफेक्ट क्या होते हैं। इफेक्ट को हम दो में डिवाइड करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट और इसके बाद आ जाता है लेट इफेक्ट आ जाता है। ओके, और इसके अलावा इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, ग्लोबल इफेक्ट आ जाएगा। अब जो इमीडिएट इफेक्ट है, इमीडिएट इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, अनोयंस, हेडेक हो सकता है। लेट इफेक्ट में रिस्पिरेटरी डिजीज है, लाइक एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोकोनियोसिस है, जो कि इनहेलेशन ऑफ रिस्पायरेबल फ्रैक्शन ऑफ डस्ट से होती है। लाइक इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस होती है एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस की वजह से। इसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टू द सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक है। तो जो लीव्स की बर्निंग होती है ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। फ्लोराइड्स भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है एनिमल्स के लिए। ग्लोबल इफेक्ट में ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। ओजोन डिप्लेशन में आपको पता है कि O3 ओजोन होती है, अगर ये खत्म होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से तो नुकसानदेह हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एसिड रेन हो सकती है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जब हवा के अंदर एसिडिक बन जाती है, एसिड रेन बनाना शुरू कर देती है। ठीक हो गया, ये भी कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। और लास्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जो लाइट रेज होती है जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे जाती है तो कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्टेड हो जाती है, बाकी अंदर बच जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, और ग्रीन हाउस की सबसे बड़ी वजह होती है ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ट्रैप कर लेती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। नेम द सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज है। तो नंबर वन इसका मिमोनिक था DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, डस्ट एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस है। आई से इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट आ जाएगा। सी फॉर चेंजेस ड्यू टू रिस्पिरेशन एंड चेंजेस ड्यू टू कंबशन, या कंबशन रट्टा मार सकते हो। व्हाट मेजर विल यू डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो आपने जाना है, आपने रट्टा मारना है आर्टिफिशियल मेथड्स को। अच्छा, जिसको ठीक करने के एयर की प्यूरिफिकेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आपका होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर वाइंड्स, लार्ज साइज सनलाइट रेन प्लांट्स होती है, जबकि आर्टिफिशियल में जो कि हमारे कंट्रोल में है उसमें कंटेनमेंट आता है, रिप्लेसमेंट आता है, डिफ्यूजन आता है, डिसइंफेक्शन आता है, लेजिस्लेशन आता है और इंटरनेशनल एक्शन आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेनमेंट है, इसका मतलब है कि आपने पोल्यूटेंट एयर है उसको आपने अरेस्ट कर लेना है एट द सोर्स, न्यूट्रलाइज करना है, डिटॉक्सिफाई करना है इससे पहले कि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए, फिर आपने रिलीज कर देना है क्योंकि वो लीज टॉक्सिक हो गया है। रिप्लेसमेंट के अंदर आपने प्रोसेस को जो कि एयर पोल्यूशन करवा रहा है उसको लेस टॉक्सिक से रिप्लेस कर देना है। डाइल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा गुड मेथड होता है। ठीक हो गया, इसके लिए आपने ग्रीन बेल्ट बनानी है, ये डाइल्यूशन के अंदर आ जाएगा। फिर डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्शन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल मिस्ट, डस्ट कंट्रोल, मैकेनिकल वेंटिलेशन आ जाती है। लास्ट में लेजिस्लेशन और इंटरनेशनल एक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रैपिड मैकेनाइजेशन है। नेम एटलीस्ट 5 इफेक्ट ड्यू टू दिस फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना, एयर पोल्यूशन की वजह से जो फिनोमिना है। तो पहला इमीडिएट इफेक्ट है जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, अनोयंस, हेडेक है। लेट इफेक्ट में अनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, COPD हो सकता है। लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोकोनियोसिस है। प्लांट्स और एनिमल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो आगे रिटार्डेड ग्रोथ हो सकती है। ग्लोबल इफेक्ट के अंदर ओजोन डिप्लेशन आता है, एसिड रेन आता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इन अ सिटी ऑफ लाहौर एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। नेम वेरियस पोल्यूटेंट काजिंग द एयर पोल्यूशन इन द लाहौर। ओके, तो पोल्यूटेंट के नाम पूछ रहे चाह रहे हैं कि कौन से पोल्यूटेंट होते हैं जो होते हैं हवा के अंदर होती है। एंड व्हाट आर देयर एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड्स, तो एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड यानी इफेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक हो गया, तो
क्या क्या होती है पोल्यूटेंट, कौन कौन से है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेंट, स्मोक, लेड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं। 5 मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉजेस, ठीक हो गया। और इसके इफेक्ट है, इफेक्ट इसके 4 होते हैं, इमीडिएट, लेट, इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, ग्लोबल, जिसमें ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन और आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि कहती है कि हमारा ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस रैपिड क्लाइमेट चेंज? तो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, लाइक टेक्टोनिक फैक्टर है जिसमें वोल्केनिक एमिशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, लैंड और ओशन फैक्टर है जिसमें सरफेस रिफ्लेक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक चेंज है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जिसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर है जिसमें अर्थ सन जियोमेट्री और सोलर आउटपुट है। बड़े अजीब से ये मेथड है, इनको देख लेना फिर भी। इसके बाद व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंजेस? ओके, तो क्या कौन से रिस्क होते हैं एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंजेस? तो फैक्टर कौन कौन से है? टेक्टोनिक फैक्टर है, लैंड एंड ओशन फैक्टर है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर है। अब उसके इफेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, तो इसके इफेक्ट या रिस्क होते हैं एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर लाइक लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सन स्ट्रोक हो सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकता है, हीट एग्जॉशन, हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट सन स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ओके, ओजोन ज़्यादा इंक्रीज O3 एट द ग्राउंड लेवल है, लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। वाटर रिसोर्सेज के अंदर ड्राई सॉइल हो सकती है, जो लेक्स लेवल है वो डीप होना शुरू हो जाएगी। कोस्टल के अंदर एलिवेशन ऑफ 1.5 मीटर सी लेवल हो जाएगा। पोलर रीजन के अंदर सी आइस और स्नो कवर, इसका रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। माउंटेन होती है, ये इसका आपको देखने को मिलेगा, इनकी डिटोरिएशन देखने को मिलेगी। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाती है, और एग्रीकल्चर जो है कंट्रीज़ वो ज़्यादा सफ़र करेगी इस चीज़ को। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना है, इंडस्ट्रियल स्मोक को ठीक करना है, फॉरेस्टेशन करनी है, और इसके लिए एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। दिस इज़ द कायोटो प्रोटोकॉल, जिसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एमिटेड ग्रीन हाउस गैसेस, उसको आपने कंट्रोल करना है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the research, so the concentration of harmful gases was increasing in the atmosphere, due to which surface of earth become very hot. तो what is this effect? This is the greenhouse effect. And what are the harmful effect of rising temperature? तो वो कौन कौन से harmful effect है? हेल्थ के ऊपर आपने बताना है, पानी के ऊपर बताना है, कोस्टल रिसोर्सेज पे बताना है, पोलर रीजन के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बताना है। हेल्थ के ऊपर क्या होगा? हेल्थ पे 3 चीज़ें हैं, हीट एग्जॉशन, हीट हाइपरपायरेक्सिया, सनस्ट्रोक, लॉस ऑफ लाइफ, हार्ट पेशेंट सफ़र करेंगे, इंक्रीज O3 एट द ग्राउंड लेवल, डैमेजेस लंग टिश्यू, हेल्दी पर्सन कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शस डिजीज। वाटर रिसोर्सेज के अंदर पानी सूख जाएगा, लैक्स डीप हो जाएंगे, वाटर की क्वालिटी लो हो जाती है, 1.5 मीटर सी लेवल एलिवेट होना शुरू हो जाएंगे, पोलर रीजन में सी आइस और स्नो कवर कम होना शुरू हो जाएंगे, आर्कटिक एरिया के अंदर। ओके, माउंटेन एरिया डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा, फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, एग्रीकल्चर कंट्रीज सफ़र करना शुरू कर देती है। इसके बाद है, अ फैमिली ऑफ 10 पर्सन इज लिविंग इन अ 2 रूम, 10 बंदे है 2 कमरों में रह रहे हैं विद एनिमल एंड द पोल्ट्री, तो उसकी वजह से क्या हेल्थ इफेक्ट हो सकता है? ओके, इफेक्ट ऑफ पुअर हाउसिंग, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्किन इन्फेक्शन के अंदर स्केबीज सबसे कॉमन है, लेप्रोसी है, रैट इन्फेक्शन के अंदर प्लेग है, आर्थ्रोपोड, इन मॉस्किटोस की मलेरिया हो सकता है, एक्सीडेंट के अंदर एक्सीडेंट हो सकता है ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, डिप्रेशन, न्यूरोसिस डिसऑर्डर, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी हो सकती है, और लास्ट में स्केलेटल डिफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर लाइट एक्सपोजर। ठीक हो गया। व्हाट इज मेंट बाय ओवर क्राउडिंग? तो जो ओवर क्राउडिंग क्या होती है, यही जो ओवर क्राउडिंग यहाँ पे होती है। ओवर क्राउडिंग ये वो सिचुएशन है जिसमें ज़्यादा बंदे रह रहे होते हैं इन द सिंगल प्लेस, ठीक है, या लेस स्पेस में रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्राइवेसी खत्म हो जाती है, हाइजीन इम्पॉसिबल होती है, रेस्ट और स्लीप डिफिकल्टी होती है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसकी वजह से इन्फेक्शस डिजीज ट्रांसमिट हो पाएंगे, यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी होती है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, रैट्स का इन्फेक्शन होता है, आर्थ्रोपोड्स, एक्सीडेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, स्केलेटल डिफेक्ट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कहा जाता है कि 2 बंदों के लिए कमरा होना चाहिए। इसके बाद है कि सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल
द नॉइस और व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव नॉइस ऑन द ह्यूमन बॉडी के शोर की वजह से आपको क्या ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो नॉइस एक्सपोजर के इफेक्ट है उसको दो में डिवाइड करते हैं, ऑडिटरी और नॉन ऑडिटरी। ऑडिटरी को मुझे दो में डिवाइड करते हैं, ऑडिटरी फटीग और डेफनेस। ऑडिटरी फटीग होती है 90 डेसिबल के ऊपर और 4 के फ्रीक्वेंसी पे होती है, इसमें विस्लिंग और बजिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जो डेफनेस होती है परमानेंट हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। इसको हम वैसे दो में डिवाइड करते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी वाला 4K से लेकर 6K पे होता है और ये डिसअपियर हो जाता है। जो परमानेंट वाला होता है ये 100 डेसिबल के राउंड देखने को मिलता है कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से, और 160 की वजह से तो रिप्चर हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में स्पीच इंटरफेरेंस हो सकती है, एनॉयंस हो सकती है, एफिशिएंसी और साइकोलॉजिकल चेंजेस है। साइकोलॉजिकल चेंजेस, एनॉयंस, इसके अलावा स्पीच इंटरफेरेंस और एफिशिएंसी है। साइकोलॉजिकल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, गिडीनेस, नॉजिया, फटीग होती है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है और डिस्टर्ब स्लीप होती है। अब नॉइस को कंट्रोल कैसे करना है? नंबर 1 आपने केयरफुल प्लानिंग करनी है सिटीज़ की, ओके, यानी आपने सिटीज़ को जोन्स में डिवाइड करना है, सेपरेट एरियाज बनाने हैं। नंबर 2 कंट्रोल एट द सोर्स, के नॉइस को आपने कंट्रोल करना है एट द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे करेंगे? आपने नॉइजी मशीनें यूज़ नहीं करनी, या नॉइस मफलर यूज़ करोगे या जैमर्स यूज़ करोगे। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन है कि आपने एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज पर्सन है जिसके अंदर एयर प्लग्स यूज़ करना शुरू कर देंगे। लेजिस्लेटिव है जिसमें प्रॉपर कानून बनाएंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉइस, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट है हमारा क्लाइमेट एंड द हेल्थ, ओके। तो इस पर काफ़ी टाइम लग गया इस चैप्टर के ऊपर। तो क्लाइमेट एंड द हेल्थ, a traffic constable was brought to an emergency department with a history of sudden loss of consciousness during the working hour in the June 2018। जून में बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर देखो 105 है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो जो डायग्नोसिस होगा हीट या सन स्ट्रोक होगा। तो हम हीट वाले चैप्टर की तरफ आना शुरू हो गया, हीट के इफेक्ट की तरफ आना शुरू हो गया है। तो जो इफेक्ट ऑफ हीट है, हीट के 4 इफेक्ट होते हैं, हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है? हीट या सन स्ट्रोक। अब हीट या सन स्ट्रोक होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। अगर इम्पेयर्ड हो जाए तो हाइपरपायरेक्सिया हो जाएगा, और इसके अलावा अगर प्रोफ्यूज स्वेटिंग और सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए तो साल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से हीट एग्जॉशन हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक में जो टेम्परेचर होता है 107 से लेकर 110 तक होता है, 110 तक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें डिस्टर्बेंस होती है, लाइक डिलीरियम होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ड्राई हॉट स्किन होती है, फीबल होता है, ब्लड प्रेशर देखो, और इसमें जो काज ऑफ डेथ है वो आपको देखने को मिलता है हाइपरकलीमिया की वजह से। ठीक हो गया। व्हाट अदर कंडीशन कास्ड बाय एक्सपोजर टू द एक्सेसिव हीट? तो दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है? मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट हाइपरपायरेक्सिया होगा, हीट एग्जॉशन होगा। ठीक हो गया। अब हीट एग्जॉशन के अंदर साल्ट की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसमें लो बीपी होता है, फेंटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जबकि उसके अंदर हीट स्ट्रोक के अंदर वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, कन्वलियन हो सकती है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ड्राई हॉट स्किन होती है। ठीक है। अब व्हाट प्रिवेंटिव मेजर शुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट सच कंडीशन? तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं इन सब के? तो नंबर 1 आपने करना ये है कि आपने लोगों को इनकरेज करना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जो ड्यूरेशन है हॉट इन्वायरमेंट के, तो उसको कम से कम करना है। जो क्लॉथ्स हैं वो काफ़ी लाइट होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए, लाइट कलर्स के होने चाहिए। गॉगल्स, शीट्स, हेलमेट यूज़ किया जाना चाहिए। जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर वेंटिलेट बनाना चाहिए। ओके, ठीक हो गया, ये प्रिवेंशन है। दोबारा बता दूँ, ड्रिंकिंग मोर वाटर, ड्यूरेशन को कम से कम करना है। क्लॉथिंग जो होगी वो लाइट होनी चाहिए, लाइट कलर्स की होनी चाहिए। गॉगल्स, शीट, पर्सनल प्रोटेक्शन यूज़ करनी है। वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रॉपर वेंटिलेट बनाना होता